हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायोलॉजी टीचर। तो क्लास आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन के बारे में, क्या होता है रिप्रोडक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हमारे पास दो टाइप आए थे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम यहाँ पे देखेंगे डिटेल में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके कौन कौन से पार्ट हमारे पास आते हैं। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, सो क्लास हम बात कर रहे थे यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जीव जंतु होते हैं उनमें जो प्रजनन होता है वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हमने बात की थी हमारे पास कौन कौन से टॉपिक आते हैं, और हमारा जो सबसे पहला टॉपिक था वो है लाइफ स्पैन। क्या होता है लाइफ स्पैन? हमने कहा था जन्म से लेके मृत्यु तक का जो टाइम पीरियड है, जो ड्यूरेशन है, उसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अलग अलग स्पीशीज होती हैं, उनका जो लाइफ स्पैन होगा वो अलग अलग होता है। यानी कि जो लाइफ होती है या फिर जो जीवन काल होता है वो हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होगा। आपने देखा है किसी की जो लाइफ होती है वो सिर्फ 1 या 2 वीक की होती है, किसी की लाइफ है वो 100 से 200 साल तक हो सकती है। इस प्रकार से हमने क्या कहा, लाइफ स्पैन हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक स्पीशीज का अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट हमने बात की थी वहां पे है मैक्सिमम लाइफ स्पैन और एवरेज लाइफ स्पैन। हमारे पास दो वर्ड आए थे, तो क्या हमने कहा था, हमने कहा मैक्सिमम लाइफ स्पैन से मतलब है कि कोई एक स्पीशीज है और उस स्पीशीज में बहुत सारे क्या है ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक जाति है, और जाति के अंतर्गत जितने भी जीव वहां पे होंगे उन जीवों में से सबसे अधिक वर्ष तक जो जीवित रहा होगा उसे हम कहते हैं मैक्सिमम लाइफ स्पैन। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमने कल एग्जाम्पल लिया था काव का। हमने कहा था कि हो सकता है कि काव की जो एज है वो 20 से 25 साल है, लेकिन कोई एक ऐसी काव है जो क्या है 25 से 30 के बीच में उसकी एज रही है, तो हमने कहा मैक्सिमम लाइफ स्पैन हो गया है। वही हमने कहा मनुष्य की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि वो मनुष्य जो सबसे अधिक वर्षों तक जिया है या जिसकी लाइफ सबसे ज्यादा रही है उसे हम मैक्सिमम लाइफ स्पैन कहेंगे। वही अगर बात करें एवरेज लाइफ स्पैन की, तो हमने कहा कि जो मनुष्य की जो आयु है लगभग कितनी होती है, हमने कहा कि 70 से 80 के बीच में मैक्सिमम इतनी ही होती है, एवरेज जो लाइफ स्पैन है वो इतनी ही होती है, तो हमने माना इसे एवरेज लाइफ स्पैन। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेथ। तो डेथ में हमने कहा है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये बात आपने भी सुनी होगी, हम सभी जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो उसकी मृत्यु निश्चित होती है। लेकिन हमारी बुक के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या जिसे हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं या एक कोशिकीय जीव जिन्हें हम कहते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है। तो क्या होता है उनकी मृत्यु नहीं होती है? हमने कहा कोई एक सेल है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मतलब आपको बताया है एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, जिनमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है और लाइफ के जितनी भी प्रोसेस चल रही है उसी कोशिका के अंतर्गत हो रहा है। तो उसी कोशिका के अंतर्गत हुआ तो हमने क्या कहा था कि माना कि ये कोई एक कोशिकीय जीव है। अब इस कोशिका में क्या हुआ, इस जीव के क्या हुआ, मेच्योर हो गया, परिपक्वता आ गई है। परिपक्वता के बाद क्या होता है, यहाँ पे वृद्धावस्था आती है, यही हमने पढ़ा था। इनकी जो बॉडी है, बॉडी में मेच्योरिटी के बाद क्या हुआ, अब उसका जैसे जैसे टाइम बढ़ा उसमें वृद्धावस्था आ गई है। तो अब क्या होगा, ये जो कोशिका है ये दो कोशिका में यहाँ पे विभाजित हो जाती है। दो कोशिका में विभाजित होने से क्या मतलब है, यहाँ पे पहले सिर्फ एक जीव था और इस एक जीव से यहाँ पे दो जीवों का, दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया है। तो क्या हुआ, जो यहाँ पे जो पहले जो कोशिका थी, जो प्रीवियस जो हमारे पास कोशिका थी, जो प्रीवियस जो जीव था, जो एक कोशिकीय जीव की जो हम बात कर रहे हैं, इसकी डेथ नहीं हुई, बल्कि इसने क्या किया, इसने अपने आप को दो भागों में विभाजित कर दिया है। इसका जो भी मटेरियल था, जो भी साइटोप्लाज्म इसके अंदर था, कोशिका के अंदर जो भी मटेरियल इसके अंदर था, इसने उस मटेरियल को डबल किया। जब मटेरियल को डबल किया तो अब इस सेल में विभाजन हुआ, विभाजन से दो सेल का यहाँ पे निर्माण हुआ। अब यहाँ पे दो संतति कोशिकाएं बन गई हैं, एक कोशिका से यहाँ पे दो कोशिकाएं बन गई हैं। तो क्या हुआ, इसने अपने नंबर में वृद्धि की, प्लस इसकी डेथ नहीं हुई है।
तो क्या याद रखना है आपको? आपको याद रखना है कि अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी बहुकोशिकीय जीवों की, तो उनमें मृत्यु निश्चित होती है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, उनकी डेथ नहीं होती है, बल्कि वो क्या करते हैं, वो डिवाइड होके नए ऑर्गेनिज्म का वहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार से हमने जाना था। यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट आया था जिसमें अलग अलग प्रकार के हमें एनिमल्स दिखाए गए हैं, प्लांट दिखाए गए हैं और उनकी यहाँ पे लाइफ स्पैन हमें बताई गई है। तो ये जो लाइफ स्पैन में वैरायटी आपको बताई गई है, ये यही बताता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है, जो जीवन काल है, वो अलग अलग होगा। हमने कहा यहाँ पे बनियान ट्री भी है जिसकी जो एज है वो 200 से 300 साल है, और यहाँ मे फ्लाई भी है जिसकी जो एज है वो 1 दिन है। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे लाइफ स्पैन में वैरायटी देखने को मिली थी। आपको जितने भी यहाँ पे एनिमल हो गए या जितने भी प्लांट्स आपको बताए हैं, उनकी आपको लाइफ स्पैन पता होनी चाहिए क्योंकि आपके बुक में दिया गया है। नेक्स्ट जो हेडिंग हमारे पास आई है वो है प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन। देखिए हमारे चैप्टर का नाम ही है रिप्रोडक्शन। तो अब हम जानेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। हमने पढ़ा है, हम जानते हैं रिप्रोडक्शन क्या होती है। वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई भी जीव अपने ही समान संतति को उत्पन्न करता है, उसे हम उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रजनन कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे। सिंपल से हमें पता है, हम डेफिनेशन को जानते हैं। अब जो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आई है उसमें हमने कहा है, हम कहेंगे रिप्रोडक्शन के प्रकार, क्योंकि प्रजनन के अलग अलग प्रकार होते हैं। ये तो हमने एक जर्नल एक वे में देखा है, हमने एक सामान्य सी परिभाषा कही है कि प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, कोई भी जीव है, कोई भी पादप है, यानी कोई प्लांट होगा, कोई जीव होगा। अब जीवों में देखिए बहुत वैरायटी आती है। आपने पढ़ा होगा, जब आप डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा कि यहाँ जो सूक्ष्म जीवों से लेकर के यहाँ जो एलिफेंट होता है, जो इतना बड़ा एनिमल है, वहाँ तक बहुत सारी वैरायटी पाई जा रही है। कुछ एक्वेटिक होंगे, कुछ टेरेस्ट्रियल होंगे, यानी कि कुछ क्या होंगे? जलीय होंगे, कुछ स्थलीय होंगे। इस प्रकार से जो जीव है उनमें बहुत सारी वैरायटी पाई जा रही होंगी। और यही बात सेम हम फॉलो किसमें करते हैं? जो प्लांट होते हैं, पौधों में भी बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। आपने देखा है कुछ पौधे जलीय होते हैं, कुछ पौधे स्थलीय होते हैं, कुछ पौधे छोटी छोटी घास होती है, कुछ इतने बड़े बड़े पेड़ हमारे पास आते हैं। कुछ में क्या होता है, कुछ की जो बॉडी है वो अलग अलग भागों में डिवाइडेड नहीं होती है। जब हमने 9th में पढ़ा था और हमने पढ़ा था किंगडम प्लांटी के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने कहा था किंगडम प्लांटी के हमने अलग अलग डिवीजन के बारे में बात की थी। तो हमारे पास सबसे पहला आया था थैलोफाइटा। थैलोफाइटा की हमने बात की थी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लांटी की, और प्लांटी में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे थैलोफाइटा की। थैलोफाइटा क्या है? जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमने कहा था जब हम वर्गीकरण पढ़ते हैं तो वर्गीकरण में हम अलग अलग ग्रुप में क्या करते हैं, जो एनिमल है उन्हें डिवाइड करते हैं। समान गुणधर्मों के आधार पर हम जिनमें समान गुणधर्म पाए जाएंगे उन्हें हम एक ग्रुप में रखेंगे, जिनमें समान गुणधर्म नहीं पाए जाएंगे उन्हें हम अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। उसी प्रकार से थैलोफाइटा जो ग्रुप है, थैलोफाइटा के अंतर्गत जितने भी पौधे यहाँ पे आ रहे हैं, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने कहा प्लांटी किंगडम की हम बात करें तो प्लांटी में सारे ही वहाँ पे क्या आएंगे? प्लांट्स आएंगे। तो किंगडम क्या है? ये भी एक ग्रुप है, सबसे बड़ा जो ग्रुप है। तो किंगडम प्लांटी में सारे ही प्लांट्स आ रहे हैं। वहाँ पे वो प्लांट्स भी आ रहे हैं जो जल में है, वो भी आ रहे हैं जो स्थल में है। वहाँ पे घास की बात भी होगी तो वहाँ पे पेड़ों की बात भी होगी, सब चीज़ की बात हो रही है। अब हमने कहा कि अगर हम प्लांट्स को देखें तो अलग अलग गुण उनमें पाए जाते हैं, अलग अलग वैरायटी उनमें पाई जाती हैं, उनके अलग अलग क्या होते हैं? कैरेक्टर होते हैं। इस बेसिस पे अब हमने क्या कर दिया, वो जो बड़ा ग्रुप था किंगडम, उसे हमने सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। और अब हमने कहा है पहला जो ग्रुप आता है वो थैलोफाइटा की हमने बात की है। तो थैलोफाइटा के अंतर्गत जो भी पौधे आ रहे थे वो कैसे पौधे थे? उनकी जो बॉडी थी, जो प्लांट बॉडी थी, प्लांट जो स्टेम रूट, हम यही पार्ट पढ़ते हैं जो प्लांट के पार्ट होते हैं, लेकिन उसमें जो बॉडी थी वो डिवाइडेड नहीं थी। हमें जो पौधा था वो कैसा दिख रहा था? एक थैलस जैसा दिख रहा था। थैलस यानी कि कैसा होता है थैलस? कि उसमें कोई शेप नहीं होती है, वो चारों तरफ से एक जैसा दिखता है। तो थैलोफाइटा में जितने भी प्लांट हमने देखे, हमने देखा कि उनकी पत्ती और उनके तने का जो अंतर है वो पता नहीं लग पा रहा है। हम नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सी पत्ती है और कौन सा तना है। थैलोफाइटा में आगे इस प्रकार से हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की बात की है। और जब हमने कहा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में
हमने क्या पढ़ा था, जो डेवलप्ड जो ट्री थे, जो बड़े बड़े जो पेड़ थे वो पूरी तरीके से डेवलप थे। अगर हम कंपेयर करें थैलोफाइटा को जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म किसी को भी हम कंपेयर करें, तो जहाँ थैलोफाइटा के जो प्लांट थे वो एक्वेटिक थे, पानी में रह रहे थे, और वहाँ पे क्या था, डेवलपमेंट नहीं हुआ था। वहाँ पे जो प्लांट है, पौधा है, पौधे के अंगों का निर्माण नहीं हुआ है। पौधे के अंगों से क्या मतलब है, आप समझते हैं कि पौधे के अंग क्या होंगे, पेड़ जो जड़ होगी, तना होगा, पत्ती होगी, यही पेड़ के क्या होते हैं, अंग होते हैं। तो थैलोफाइटा में अंगों का निर्माण नहीं हुआ है, यहाँ पे ऊतकों का निर्माण नहीं हुआ है। वहीं हम बात करें जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म की, हमने कहा है कि यहाँ पे जो पेड़ है, पेड़ के हम अलग अलग पार्ट को हम देख सकते हैं। हमने कहा यहाँ पे जो पानी के कंडक्शन के लिए या फिर भोजन के वितरण के लिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार के टिश्यू पाए जा रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, फूलों का निर्माण हो रहा है और बीजों का निर्माण हो रहा है। इन शॉर्ट हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा कि हम बात करें अगर प्लांट्स की, हम बात करें एनिमल्स की, हमें बहुत वैरायटी देखने को मिलती है। तो अगर हमने कहा थैलोफाइटा और जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म की हम अगर कंपेयर करें, हम दोनों की तुलना करें, तो दोनों में प्रजनन अगर पाया जाएगा तो प्रजनन एक जैसा नहीं पाया जाएगा, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है। अगर बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा होता, गुणधर्म एक जैसे होते, तब हम कह सकते थे कि यहाँ पे दोनों में एक ही जैसे प्रजनन की प्रक्रिया पाई जाएगी। तो अगर इनके बॉडी स्ट्रक्चर में इतना डिफरेंस है, इनकी संरचना में इतना अंतर है, तो इसका मतलब इनके प्रजनन में भी अंतर होगा। इसीलिए हम प्रजनन के अलग अलग प्रकार पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो प्रजनन की जो प्रक्रियाएं हैं वो किन किन में पाई जाती है। अभी हम जनरल वे में देख रहे हैं, अभी हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या आई थी, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हम सभी जानते हैं कि जो जनन के जो प्रकार हैं, जनन के प्रकारों में दो टाइप हमारे पास आते हैं। कौन कौन से हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। देखिए, पहला है एसेक्सुअल और सेकेंड है सेक्सुअल। एसेक्सुअल को हम कहेंगे यहाँ पे अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कहेंगे, और सेक्सुअल को हम कहेंगे लैंगिक। अब हमने कहा था अगर इनके बेसिक जो डिफरेंस हम देखें, क्या अंतर होता है दोनों में, हमने कहा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सबसे मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक यहाँ पे होता है। जनक से क्या मतलब है, जनक से वो जीव जनक कहलाता है जो कि नई संतति को उत्पन्न करता है। जैसे कि अगर हम कहें हमारे जनक हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता हमारे जनक हैं, और हम अपने माता पिता की संतान है, संतति है। इसी प्रकार से हमने कहा कि अलैंगिक जनन में एक ही जनक यहाँ पे होगा और एक ही जनक यहाँ पे क्या करेगा, नए जीवों को उत्पन्न करेगा। वहीं बात करें अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या कहा, हमने कहा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कहा कि यहाँ पे दो जो जनक है, दो जनकों की आवश्यकता होती है। ये मेजर डिफरेंस है, ये आप पढ़ते आए हैं और आपको पता भी होगा, मेजर डिफरेंस ये है। लेकिन हमने कहा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पे गैमीट का फ्यूजन नहीं हो रहा है, जो युग्मक है उनका संलयन नहीं हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे संलयन होगा, ये भी हम बात जानते हैं। तो हमें नया यहाँ पे क्या जानना है, ये जानना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद यानी कि हमने कहा, अभी हमने कहा है कि जो अलैंगिक जनन है वहाँ पे युग्मक का निर्माण नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे अपवाद है, ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है लेकिन फ्यूजन नहीं होगा। निर्माण होगा लेकिन फ्यूजन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर फ्यूजन हो चुका है तो वहाँ पे वो लैंगिक जनन की श्रेणी में आ जाएगा। तो हमने क्या कहा, अलैंगिक जनन में कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जहाँ पे युग्मक का निर्माण तो होता है लेकिन फ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज अलैंगिक जनन में क्या होगा, युग्मक का निर्माण ही नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें लैंगिक जनन के, हमने कहा यहाँ पे दो जनकों की आवश्यकता होती है, यहाँ पे भी हम अपवाद की ही बात करें। देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे अपवाद की, अपवाद की, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम अपवाद की ही बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो अपवाद है वो क्या है, हमने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जनकों की आवश्यकता होती है। जब दो जनकों से, मेल और फीमेल से, जब गैमीट का निर्माण होगा। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने यही कहा था, हमने कहा मेल है, हमने कहा फीमेल है। अब मेल से भी बना एक गैमीट
और फीमेल से भी बना एक गैमीट। अब जब इन दोनों का क्रॉस हुआ, इन दोनों का संलयन हुआ, तो यहाँ पे F1 जनरेशन हमारे पास आ गई, जिसे हम कहते हैं पहली पीढ़ी। यही हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो क्या देख रहे हैं हम? देख रहे हैं दो जनक यहाँ पे हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। लेकिन अपवाद क्या कहता है? अपवाद कहते हैं कि कुछ ऐसे जीव होते हैं कि जहाँ पे सिर्फ एक ही जनक होता है। तो मेनली तो देखिए, अपवाद का मतलब क्या होता है? अपवाद का मतलब होता है कि एक कैरेक्टर है कि जो कि सब पे लागू होता है। जैसे हम लैंगिक जनन की बात करें, हमने कहा लैंगिक जनन का जो गुण है वो यही है कि वहाँ पे दो जनकों की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पे एक ही जनक की आवश्यकता होगी, वो अपवाद है। यानी कि जो रूल सब पे लागू हो रहा है लेकिन किसी एक जीव पे नहीं हो रहा है, तो वो जीव क्या है? वो जीव अपवाद है। इसी प्रकार से क्या होता है, लैंगिक जनन में कुछ ऐसे जीव होते हैं जहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है। अब इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अलैंगिक जनन में क्या अपवाद आता है, और उसके बाद हम बात करेंगे लैंगिक जनन में क्या अपवाद यहाँ पे आता है। देखिए, अब आपने जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा होगा तो आपने एक शब्द यहाँ पे सुना होगा, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि गैमीट यहाँ पे बनेंगे, गैमीट बनेंगे, लेकिन गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा और बिना गैमीट फ्यूजन के यहाँ पे जीवों का निर्माण होगा। ये आपने पढ़ा है। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या है? यहाँ पे अलैंगिक जनन की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन अपवाद क्या है? हमने कहा है अलैंगिक जनन में गैमीट नहीं बनेंगे, पार्थेनोजेनेसिस में गैमीट बन रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? फ्यूजन नहीं हुआ, संलयन नहीं हुआ गैमीट का। इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ये अलैंगिक जनन की श्रेणी में आ जाता है। तो पार्थेनोजेनेसिस का अगर हम एग्जाम्पल देंगे तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो है हनी बी। यहाँ पे हनी बी, यहाँ पे हनी बी में देखा जाता है। तो किस प्रकार से देखा जाता है? आपने देखा होगा कि तीन प्रकार के शब्द यहाँ पे आते हैं जब भी हम यहाँ पे हनी बी के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से वो शब्द आते हैं? आपने पहला पढ़ा है क्वीन, सेकेंड आपने पढ़ा है वर्कर, वर्कर आपने पढ़ा है, और तीसरा आपने पढ़ा है ड्रोन। देखिए, क्वीन यहाँ पे होगी फीमेल, और वर्कर भी यहाँ पे होंगी फीमेल, और जो ड्रोन होता है वो यहाँ पे होगा मेल। अब देखिए क्या होता है, वर्कर का को जो काम होता है वो यही है कि वहाँ पे फूड का कलेक्शन करना, यानी भोजन को वहाँ पे कलेक्ट करना, यानी नेक्टर का फॉर्मेशन करना। वर्कर होती है फीमेल। क्वीन यहाँ पे क्या होती है, एक छत्ते में सिर्फ एक ही क्वीन होती है, और क्वीन का जो काम होता है वो यही है कि यहाँ पे जो नए जो बी हैं उन्हें प्रोड्यूस करना, यानी रिप्रोडक्शन सिर्फ यहाँ पे कौन करेगा? सिर्फ क्वीन यहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करेगी। अब उससे पहले आपको एक बात और जाननी जरूरी है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, क्रोमोसोम का जो नंबर है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की हम बात करते हैं। तो हमने क्या कहा, क्वीन जो होगी वो डिप्लॉइड होती है, 2n होगा। यहाँ पे जो फीमेल होगी वो 2n होती है, और मेल क्या होगा? यहाँ पे n होता है। ये आपको ध्यान रखना है। 2n और n का मतलब आप समझते हैं। हमने कहा अगर फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसे हम 2n कहते हैं, अगर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो वहाँ पे हम n कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे ह्यूमन की, मनुष्य की, हमने कहा 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास। कितने? 46। इसे हम कहेंगे 2n। अगर 46 का आधा हमारे पास होते हैं 23 जोड़ी, तो 23 जोड़ी कही है, 23 क्रोमोसोम कही है, तो हमने क्या कहा, 46 जो होते हैं, 46 को ही हम 23 जोड़ी कहते हैं, 23 जोड़ी को हम 2n लिखते हैं। अगर हमने कहा सिर्फ 23 है यहाँ पे, तो 23 को हम n कहते हैं। n क्या है? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो फुल नंबर है 46 क्या है? फुल क्रोमोसोम है हमारे पास। और अगर हमारे पास फुल क्रोमोसोम है तो उन्हें हम 2n कह रहे हैं। हमने कहा हमारे पास हाफ है, यानी कि फुल से जो हाफ होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो हम उन्हें n लिखते हैं। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने कहा जो फीमेल है, फीमेल में क्या होंगे? फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, और जिनमें जिसे हम 2n कहते हैं उसे हम कहते हैं डिप्लॉइड। जिसमें n होता है, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हाफ होता है, उसे हम कहते हैं हैप्लॉइड। ये शब्द आप बार बार यूज करेंगे, आपको पता होंगे। पता नहीं है तो आपको ये पता होनी चाहिए, क्योंकि बार बार जब इन शब्दों का इस्तेमाल हम करेंगे तो हम बार बार डेफिनेशन
नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि आपको डिप्लॉइड का मतलब पता है, हैप्लॉइड का मतलब पता है, 2n क्या होता है, n क्या होता है, ये आपको पता है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं, हमने कहा जो फीमेल होती हैं वो 2n होती हैं, जो ड्रोन होते हैं यानी कि मेल होते हैं वो n होते हैं। यहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया सिर्फ क्वीन ही करेगी, क्योंकि हमने कहा है क्वीन कैसी है, फर्टाइल है, और वर्कर कैसे हैं, स्टेराइल हैं। अब फर्टाइल और स्टेराइल से क्या मतलब है, जो फर्टाइल होता है यानी कि उसमें फर्टिलिटी होगी और वहां पे वो क्या करेंगे, इसमें जो प्रजनन की प्रक्रिया पाई जाएगी। स्टेराइल का मतलब है कि यहाँ पे वो नए जीवों का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, वो नए जीवों के निर्माण के लिए क्या है, सक्षम नहीं है। तो अगर सिर्फ क्वीन यहाँ पे फर्टाइल है तो क्वीन में ही फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया पाई जाएगी और नए जीवों का यहाँ पे निर्माण होगा। ये बात हम जानते हैं। अब देखिए होता क्या है, जब क्वीन यहाँ पे मेच्योर होती है तो जो ड्रोन है, अब ड्रोन क्या होंगे, बहुत सारे मेल होंगे, तो वहां पे क्या होगा, अब वहां पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है वहां पे वो होगी। तो क्या होगा, जो बहुत सारे जो ड्रोन होते हैं, तो ड्रोन में से जो सबसे पहला जो मेल होता है वो क्या करता है कि जो मेल गैमीट है वो मेल गैमीट को क्वीन के अंदर इंसर्ट कर देता है, क्वीन के अंदर डाल देता है। अब क्वीन क्या करेगी, जितने भी यहाँ पे मेल गैमीट, बहुत सारे मेल गैमीट वहां पे जाएंगे, तो मेल गैमीट को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। अब क्या होगा, जिस मेल ने यहाँ पे अपने गैमीट को ट्रांसफर किया है क्वीन में, वो मेल यानी कि वो ड्रोन भी मर जाएगा, और जो बाकी अदर जो ड्रोन है जब वो वापस छत्ते में जाते हैं तो उन्हें आने नहीं दिया जाता है। तो ऐसे करके यहाँ पे जितने भी ड्रोन होंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, क्वीन के पास क्या है, मेल गैमीट है, तो क्वीन क्या करेगी, अब यहाँ पे जो बीज हैं, जो मधुमक्खियां हैं, उनका प्रोडक्शन करेगी। वहां पे क्वीन के अंदर क्या होगा, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता चला जाएगा, और वहां पे किसका प्रोडक्शन होगा, जो बीज वहां पे बन रही हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब तक यहाँ पे क्वीन के अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं तब तक यहाँ पे किस प्रकार के मधुमक्खियां बनेंगी, वहां पे बनेंगी फीमेल। फीमेल यानी कि यहाँ पे 2n होगा। 2n क्यों है, क्योंकि n कहाँ से आ रहा है, n का मतलब होता है एक गैमीट मेल से आ रहा है, एक फीमेल से आ रहा है, दोनों फ्यूजन होकर 2n का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो क्वीन ने क्या किया है, स्टोरेज है उसके पास, स्टोर किया है उसने किसी मेल गैमीट को। एक ही बार क्या होता है, एक ही बार ड्रोन क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा गैमीट को, क्वीन स्टोर करेगी। जब तक उसके पास मेल गैमीट है वो फीमेल का प्रोडक्शन करेंगी। ठीक है, अब फीमेल जब बनती है यहाँ पे, तो आपने सुना होगा कि एक छत्ते में सिर्फ एक ही क्वीन रहती है। जब तक ये क्वीन क्या करेगी, यंग है, तब तक यहाँ पे कोई और क्वीन नहीं बनेगी। ये सारी फीमेल क्या बनेगी, वर्कर बनेंगी यहाँ पे। ठीक है, और जैसे ही क्वीन क्या होगा, जैसे क्वीन क्या होगी, ओल्ड एज में आ गई है या उसकी डेथ हो गई है, फिर इन फीमेल में से ही कोई एक क्वीन यहाँ पे बनेगी। ये तो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम बात कर रहे हैं। अब पार्थेनोजेनेसिस किस प्रकार से होती है, देखिए हमने कहा कि जब क्या होगा, यहाँ पे जितने भी मेल गैमेट थे क्वीन के अंदर जो उसने स्टोर किए थे वो सारे खत्म हो गए हैं। खत्म हो गए तो क्या होगा, अब क्वीन फिर भी यहाँ पे एग रिलीज कर रही है, क्वीन फिर भी क्या फीमेल गैमेट को रिलीज कर रही है। अब वहां पे गैमेट का निर्माण तो हुआ है, लेकिन गैमेट के फ्यूजन के लिए यहाँ पे मेल गैमेट नहीं था, और क्वीन ने क्या किया, अब यहाँ पे क्वीन ने जो भी यहाँ पे मधुमक्खियां होंगी उनमें क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर n होगा, क्योंकि यहाँ पे मेल गैमेट है ही नहीं, सिर्फ एक गैमेट है जो कि क्वीन से आ रहा है, जो कि फीमेल से आ रहा है। n होगा तो इसका मतलब यहाँ पे किसका प्रोडक्शन होगा, ड्रोन का प्रोडक्शन होगा। अब आप समझ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या कहा, हमने कहा जो ड्रोन होते हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, हाफ होगा, n होगा। तो आप देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जो गैमीट है, गैमीट का निर्माण हुआ है, फीमेल गैमीट का निर्माण हुआ, लेकिन फ्यूजन नहीं हुआ है, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे इसी को हम कह रहे हैं पार्थेनोजेनेसिस। और इसीलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की श्रेणी में आ रहा है। अब आप समझ रहे हैं कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है, गैमेट का प्रोडक्शन हुआ लेकिन फ्यूजन नहीं हुआ। एक बार फिर से समरी हम देख लेते हैं क्या क्या हमने कहा। हमने कहा है कि अलैंगिक जनन का एक अपवाद होता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस की जो पाया जाता है वो हनी बी में पाया जाता है। तो पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, गैमीट का निर्माण होगा लेकिन गैमीट का संलयन नहीं होगा, और जब तक गैमीट का संलयन नहीं होता है तब तक हम उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मानेंगे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डिमांड है वो यही है कि गैमीट का फ्यूजन होना चाहिए, दोनों ही, जो मेल और जो फीमेल गैमीट का है।
अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने कहा कि 3 प्रकार की यहाँ पे मधुमक्खियां पाई जाती है। क्वीन होती है, वर्कर होते हैं, ड्रोन होते हैं। क्वीन क्या होती है, जो फीमेल है उसमें क्रोमोसोम का नंबर 2n होता है और जो मेल है उसमें क्रोमोसोम का नंबर n होता है। अब हमने कहा कि जो क्वीन है वो फर्टाइल होती है, फर्टाइल यानी कि उसमें फर्टिलाइजेशन और निषेचन की प्रक्रिया पाई जाएगी, जबकि वर्कर स्टेराइल होते हैं, वो यहाँ पे मधुमक्खियों का निर्माण नहीं कर पाते हैं, इनमें प्रजनन की प्रक्रिया नहीं पाई जाएगी। तो अब क्या होगा, जो ड्रोन होंगे, जब भी क्वीन मैच्योर होती है तो ड्रोन क्या करते हैं, वहाँ पे जो गैमेट का ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले जो मेल होगा वो जब गैमेट का ट्रांसफर करेगा तो उसके बाद जो और ड्रोन है और मेल हैं वो फिर अपने गैमेट का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो जिस ड्रोन ने अपने गैमेट का ट्रांसफर क्वीन में कर दिया है उसकी भी मृत्यु हो जाएगी और जो अदर ड्रोन होंगे वो भी मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें छत्ते में वापस नहीं आने दिया जाता है। ये बात क्लियर है। अब हमने कहा कि क्वीन ने क्या कर दिया है, मेल गैमेट को अपने अंदर स्टोर कर लिया है। तो अब वो धीरे धीरे करके जो मधुमक्खियां हैं उनका प्रोडक्शन करती रहेगी। वहां पे जो क्वीन के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती रहेगी, यानी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता रहेगा, मधुमक्खियों का वहां पे निर्माण, उसका प्रोडक्शन होता रहेगा। जब तक यहाँ पे मेल गैमेट है तब तक फीमेल यहाँ पे होंगे, क्योंकि फीमेल में 2n है। 2n का मतलब है एक n आएगा क्वीन से, एक n आएगा मेल ड्रोन से, वहां पे फीमेल का निर्माण होगा। अब हमने कहा फीमेल भी जब तक क्वीन है तब तक वो क्या बनेंगी, वर्कर बनेंगी। और जब क्या होता है, क्योंकि जो क्वीन है वो कुछ ऐसा सब्सटेंस रिलीज करती है जिससे कि कोई और जो वर्कर है वो क्वीन ना बन पाए। अब ये जो क्वीन है ये बूढ़ी हो गई है या फिर इसकी मृत्यु हो गई है, तो इसके बाद अब कोई एक फीमेल यहाँ पे क्या बनेगी, क्वीन बनेगी, जो कि फर्टाइल होगी। ठीक है। अब हमने कहा कि अब यहाँ पे क्या हो गया है, जो मेल गैमेट है वो अब खत्म हो गए हैं। तो क्वीन ने क्या किया, जो फीमेल गैमेट था उसे ही प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे जब उसे प्रोड्यूस शुरू करना किया, तो जो गैमेट का नंबर है वो एक ही प्रकार का गैमेट होगा, सिर्फ फीमेल गैमेट होगी। फीमेल गैमेट है तो क्रोमोसोम का नंबर सिर्फ n होगा, क्रोमोसोम का नंबर सिर्फ n है तो वहाँ पे ड्रोन का प्रोडक्शन होगा। अब हमने कहा जब ड्रोन का प्रोडक्शन हो रहा है तो हमने कहा गैमेट का फॉर्मेशन तो हुआ लेकिन संलयन नहीं हुआ, और इसे ही हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ये बात क्लियर है? आपको क्या करना है, सारी जो बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, खासकर जो आपको एक्सेप्शन बताए जाते हैं, अपवाद बताए जाते हैं, वो आपको यहाँ पे याद करने हैं। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अपवाद है, अगर हम उसकी बात करें, हमने कहा था कि यहाँ पे 2 जनकों की आवश्यकता होती है। हमने कहा था कि यहाँ पे क्या होते हैं, 2 जनक होते हैं, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर हम अपवाद कहें, हमने कहा था सिर्फ एक ही जनक यहाँ पे होगा। तो आप कहेंगे अगर एक ही जनक है तो किस प्रकार से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की श्रेणी में से रख रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है, जिन्हें हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। जिन्हें हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल जो होते हैं। तो जो बाइसेक्सुअल जो होते हैं, बाइसेक्सुअल को क्या कहते हैं, जिनकी बॉडी के अंदर दोनों ही पार्ट होते हैं, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। अब देखिए, दोनों पार्ट अगर प्रेजेंट है तो ये दोनों ही प्रकार के गैमेट को प्रोड्यूस कर पाएंगे। मेल पार्ट मेल गैमेट को प्रोड्यूस कर रहा है, फीमेल पार्ट फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस प्रकार से क्या होता है, तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, हमने कहा एग्जाम्पल में हमारे पास आए हैं टैपवॉर्म। टैपवॉर्म क्या है, टैपवॉर्म में दोनों ही पार्ट पाए जाते हैं, फीमेल और मेल पार्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ही प्रकार के गैमेट को प्रोड्यूस करेगा और दोनों ही प्रकार के गैमेट का यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन होगा। देखिए क्या हुआ, गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, गैमेट का संलयन हो रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन यहाँ पे अपवाद क्या है, हमने कहा कि जनरली हम कहते हैं कि लैंगिक जनन के लिए 2 जनक होने हैं, ये अनिवार्य बात है। लेकिन टैपवॉर्म में क्या है, सिर्फ एक ही जनक यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये हमने क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, और दोनों ही प्रकार के रिप्रोडक्शन में क्या क्या अपवाद यहाँ पे आते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा है। सो क्लास, आज आपने जाना है पार्थेनोजेनेसिस के बारे में। तो आपको जो भी पढ़ाया जाता है आपने घर जाके उसे रिवाइज करना है।
तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।